Hello everyone, and once again a very warm and hearty welcome to Destination Success. So once again I am back with another video और ये जो आपकी वीडियो है आज की ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस का है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। सेम क्वेश्चंस मतलब जिस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में विद नोट्स के साथ करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, फटाफट से जाके डिटेल्ड वीडियो देखो और फिर इसको कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जो मैंने आपको नोट्स करवाए हैं उनके बाहर से कोई पेपर नहीं आएगा और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी उन्हीं वीडियो में से मैंने निकाले हैं जो थोड़े बहुत आपके सीबीएसई ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पूछ रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ ताकि आपका एक क्विक रिविजन हो जाए और थोड़ा बहुत जो आपका अगर आपने नहीं पढ़ा है या कुछ ना कुछ अगर आप भूल गए हो तो आप यहाँ पर उसको रिवाइज़ करके बिल्कुल अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लो। इन 3 वीडियोस से मतलब जो दो आपकी एक्सप्लेनेशन वाली हैं और ये वाली, इन 3 वीडियो के बाहर से कोई भी पेपर नहीं आएगा। तो अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लोगे तो 101% चांसेस हैं कि आपका पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। जिस टाइम पे मैंने आपको मार्शल योजना करवाया था एक्सप्लेनेशन, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में कई बार पूछ जा चुका है। तो मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना एक योजना थी जिसमें अमेरिका ने जो था वो यूरोप की मदद करी थी। अमेरिका ने जो यूरोप की मदद करी उसकी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में उसको हम मार्शल योजना कहते हैं। तो हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर इसमें मेंशन नहीं है बट जो वीडियो थी प्रीवियस वाली जिसमें एक्सप्लेनेशन करवाई थी मैंने आपको, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। मैंने आपको बताया कि यूरोपीय संघ और यूरोपीय मंच दो अलग चीज़ें हैं जिनकी स्थापना दोनों अलग अलग वर्षों में हुई थी। तो जो यूरोपीय संघ था उसकी स्थापना 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं। मतलब जैसे आपको पता है कि अगर ये पूरा यूरोप है, मतलब थोड़ा इग्नोर माय ड्राइंग, जैसे ये यूरोप है तो यूरोप के अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं इसमें। तो यूरोप के सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा पद में सदस्य हैं स्थायी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक वो हैं ही हैं। बाकी के जो है वो यूरोप के कोई भी राज्य इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। तो सिर्फ यूरोप के फ्रांस और ब्रिटेन 2 ही ऐसे राज्य हैं जो संयुक्त सुरक्षा पद परिषद यूएनओ जिसको आप कहते हो उसमें ये इंक्लूडेड है एक सदस्य के तौर पर। इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संघ की ऐसी विशेषताएं लिखिए जो उसे प्रभावशाली संगठन बनाती हैं। कि मतलब यूरोपीय संघ की क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको एक प्रभावशाली संगठन बनाती है, एक प्रभावशाली देश बनाती है। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है, हम सबको पता है यूरोप एक काफ़ी अच्छा देश है, विकसित देश है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है जो उसको प्रभावशाली बनाती है। दूसरा राजनीतिक, जो यूरोप का राजनीतिक संगठन है, जो उसका राजनीतिक ढांचा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बलपूर्वक है, काफ़ी प्रभावशाली है जो उसको एक प्रभावशाली संगठन बनाता है। उसके बाद आता है आपका कटुनीतिक प्रभाव। कटुनीतिक प्रभाव भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूरोप को एक प्रभावशाली संगठन बनाता है। इस मैप को यहाँ पर इग्नोर करें, ये मैप अगले क्वेश्चन का थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है। दूसरा ये है कि यूरोप के पास एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो यूरोप के पास है। जो फर्स्ट सबसे बड़ी सेना है वो है हमारी चाइना के पास, क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी सैन्य शक्ति जो है वो भी बहुत बड़ी है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका यूरोप जिसकी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो यूरोप को एक प्रभावशाली संगठन जो है वो बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब से यूरोप स्थापित हुआ एक संगठन के तौर पर, तब से लेकर 2016 तक यूरोप ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि उसकी पूरे विश्व की सबसे बड़ी, मतलब सेकंड नंबर पे जो आती है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो थी यूरोप ने अपनी स्थापित कर ली थी। यूरोप का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है जो इसको एक बहुत प्रभावशाली संगठन बनाता है। मतलब टोटल एक साल में यूरोप जो है 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का पैसा अपने देश में कमा रहा है। एक रक्षा बजट,
अगर एक देश को विकसित करना है, एक देश को प्रभावशाली बनना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि उसका जो रक्षा बजट है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अपने देश की सुरक्षा पर, सैनिकों पर, अपने देश के जो इक्विपमेंट्स मतलब हथियार हैं उन पर पैसा खर्च कर रहे हो। तो यूरोप के पास एक बहुत बड़ा रक्षा बजट है जो उसको प्रभावशाली संगठन बनाता है। प्रभावशाली के साथ साथ वो उसको एक पावरफुल, ताकतवर देश भी बनाता है। और लास्ट है आपका विश्व व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी, की जो यूरोप है उसकी पूरे विश्व में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है व्यापार के तौर पर। आप देख सकते हो कि विश्व में जितने भी देश हैं सभी में मोस्टली देशों में यूरोप का सामान जो है वो बिकता है। तो यूरोप ने भी एक काफ़ी अच्छा वर्चस्व स्थापित करा है अपना व्यापार के तौर पर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं बताइए। जैसे मैंने आपको बोला ये झंडा जो था हमने ऊपर देखा था, ये इसका नहीं था, वो इस सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था। यहाँ पर ये क्वेश्चन रखने का मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हर बार ये आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इस चीज़ को बताइए। कभी कभी आपको फ़ोटो देख के बोल देंगे कि ये फ़ोटो आपको पेपर में दे देंगे और बोलेंगे कि ये बताओ ये किसका झंडा है और इसकी क्या विशेषता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो झंडा है वो किसका है, यूरोप का है। तो झंडा आपने देख लिया कि एक ब्लू कलर का झंडा है जिस पे 12 जो है गोल्डन कलर के सितारे लगे हुए हैं। तो ये किसका झंडा है, यूरोप का झंडा है। तो इसके बाद आती है इसकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता यही है कि सोने के रंग के 12 सितारे जो हैं वो उस पर लगे हुए हैं। और ये झंडा किस चीज़ का प्रतीक है, ये यूरोप के लोगों की एकता का प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है एक तरीके से। और 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, एकता, समग्रता का प्रतीक जो है माना जाता है। मतलब 12 नंबर जो है वहाँ पर काफ़ी स्पेशल माना जाता है। क्यों? क्योंकि झंडे में 12 सितारे वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यूरोप के पास क्या क्या है। मतलब यूरोप जो इतना बड़ा संगठन है उसके पास क्या क्या चीज़ें जो है उपलब्ध हैं। सबसे पहला क्या, यूरोप के पास अपना एक राष्ट्रगान है। अगर किसी भी देश को स्थापित करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका राष्ट्रगान, कि उसके पास अपना एक राष्ट्रगान हो। दूसरा मुद्रा, करेंसी। जैसा आपको पता है कि यूरोप की मुद्रा क्या है, यूरो है। तो यूरो करेंसी या मुद्रा जो है वो उसके पास है। दूसरा स्थापना दिवस, उसके पास अपना एक स्थापना दिवस है जिस दिन जो यूरोप था वो स्थापित हुआ था। और झंडा जो हमने ऊपर पढ़ा कि ब्लू कलर का झंडा है जिस पे 12 जो है वो गोल्डन कलर के सितारे लगे हुए हैं। तो ये यूरोप के पास ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो नंबर के हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक चीज़ को। 3 में आता है या 5 में आता है तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स और बढ़ा सकते हो, थोड़ी थोड़ी लाइनें इसमें और बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आसियान के संगठन के बारे में चर्चा कीजिए। आसियान, जैसा आपको पता है कि आसियान क्या है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं उन सब का संगठन है हमारा आसियान। ठीक है, सबसे पहला इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे कि आसियान क्या है, एक दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठनों का राष्ट्रों का संगठन है, एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को शामिल करा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई कैसे थी कि जितने भी देश शामिल थे उन सब ने एक बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करा था, जिसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। ये बैंकॉक घोषणा पत्र क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, एक तरीके का पत्र है जिस पे सभी देशों ने साइन करे थे, अपने हस्ताक्षर करे थे, जिसके बाद ही जो आसियान था या एशियन था उसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें 5 देश शामिल थे, जिसमें से 5 देश कौन कौन से थे, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। ये 5 देश जो थे वो बनने के समय में शामिल थे और बाद में 5 देश और शामिल इसमें हो गए। तो कुल मिला के अभी फ़िलहाल में आसियान में 10 जो देश हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि आसियान के उद्देश्य बताइए। किसी भी संगठन का उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी लोग उसमें शामिल हैं ना, या जितनी भी चीज़ें उसमें शामिल हैं सबका विकास करना। तो सेम चीज़ यहाँ पर आसियान के लिए भी आ जाएगा, आर्थिक विकास तेज़ करना। कि मतलब आसियान में जितने भी देश शामिल हैं, जितने भी 10 देश शामिल हैं, इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति जो थी उसको अच्छा करना, उसके आर्थिक विकास को और तेज़ी से बढ़ाना। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कि मतलब जितने भी देश इसमें शामिल हैं सभी के सभी देशों का जो सामाजिक विकास था वो करना और जो उनकी संस्कृति है उसको बढ़ावा देना। और तीसरा और लास्ट है कानून के शासन तथा क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब जितने भी जो 10 के 10 देश इसमें शामिल हैं उन सभी देशों में शांति बनाए रखना, कानून की स्थापना करना, शासन को चलाए रखना और शासन इस तरीके से चले कि देश में कोई अशांति ना हो, अहिंसा ना हो। ठीक है, तो हिंसा ना हो, बेसिकली अहिंसा हो, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सारी जो भी चीज़ें हैं आपकी शांतिपूर्वक वहाँ पर सुलझ जाएं। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बताया था और अभी भी आपको बता रही हूँ कि आसियान अलग है, आसियान क्षेत्रीय मंच अलग है, तो दोनों की स्थापना भी अलग अलग दिन में हुई थी। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी आपकी 1994 में हुई थी। ये ईयर आपको याद रखने हैं हर एक स्थापना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आसियान शैली क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर शैली का मतलब क्या है, शैली का मतलब है आपका यहाँ पर स्टाइल, जिसको आप कहते हो ना स्टाइल की कौन किस तरीके से काम करता है, तो शैली का मतलब होता है आपका स्टाइल। तो आसियान के काम करने का तरीका क्या है, आसियान संगठन के काम करने के तरीके को आसियान शैली क्या कहा जाता है, मतलब जिस तरीके से आसियान जो है अपना काम करता है उसको हम आसियान शैली कहते हैं। तो बेसिकली आसियान कैसे काम करता है, एक अनौपचारिक तरीके से काम करता है, मतलब ऐसा काम करता है जो जिसमें ज़्यादा नियम कायदे कानून इंक्लूडेड ना हो और देश में शांति बनी रहे, बातचीत से ही मुद्दे जो हैं वो सुलझ जाएँ, कोई भी लड़ाई झगड़ा युद्ध का माहौल ना बन जाए। तो ये आसियान के काम करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं। स्तंभ क्या होते हैं, बेसिकली पिलर्स जिसको आप कहते हो, जिस पर आसियान जो है वो टिका हुआ है। कौन से ऐसे खंबे हैं या कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो आसियान के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसका सहारा बने हुए हैं। तो सबसे पहला आता है आपका आसियान सुरक्षा समुदाय, कि आसियान के पास एक काफ़ी बड़ा सुरक्षा समुदाय है जो उसका एक स्तंभ है। दूसरा आसियान का आर्थिक समुदाय, कि आसियान के पास इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति है और वो काम भी किस पे कर रहा है, अपने देश की, मतलब जितने भी देश शामिल हैं उन सबके आर्थिक विकास पर। तो आसियान के जो आर्थिक समुदाय है वो भी एक इसका इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। और तीसरा और लास्ट आता है आपका आसियान का सामाजिक समुदाय, कि आसियान का सामाजिक समुदाय है वो भी उसका एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। तो बेसिकली ये तीन आपके इम्पोर्टेंट स्तंभ थे आसियान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत ने किन आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार सीबीएसई ने अपने पेपर में पूछा हुआ है। तो आसियान ने बेसिकली सिर्फ 2 आसियान देशों के साथ अपना समझौता करा हुआ है मुक्त द्वार का, जो है आपका सिंगापुर और थाईलैंड। मुक्त व्यापार क्या होता है, मतलब व्यापार जो है वो मुक्त तरीके से करा जाए, उसमें किसी भी प्रकार का जो आपका टैक्स होता है या जो कर होता है वो ना लगाया जाए, तो इसको हम कहते हैं मुक्त व्यापार। तो भारत ने सिर्फ सिंगापुर और थाईलैंड के साथ ही ये मुक्त व्यापार करा हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है कि भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई थी। तो भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति जो थी वो 2014 में अपनाई थी। ऐसे ही भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई थी, 1991 में अपनाई थी। एक्ट ईस्ट और पूरब की ओर देखो नीति दोनों ही अलग हैं और दोनों के अपनाने के जो दिन हैं या वर्ष हैं वो अलग अलग हैं। तो एक्ट ईस्ट जो थी वो 2014 में आई थी और पूरब की ओर देखो नीति जो थी वो 1991 में आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चीन ने 1970 में कौन से 2 बड़े फैसले लिए थे। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना जो था वो स्टार्टिंग से इतना विकसित नहीं था, उसने अपना विकास करने के लिए काफ़ी सारी नीतियाँ जो थी वो अपनाई थी। उसी में से आपकी एक 1970 के 2 फैसले थे जिसने चाइना को इतना विकसित करा था। तो सबसे बड़ा फैसला कौन सा था, 1972 में अमेरिका से संबंध अच्छे करके अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। कि जो चाइना था उसने 1972 में, क्योंकि चाइना के अमेरिका से संबंध पहले से ही अच्छे नहीं हैं, तो चाइना ने क्या करा, 1972 में अमेरिका के साथ अपने संबंध को अच्छा करा। क्यों अच्छा करा, ताकि वो अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। और दूसरा इसका इतना बड़ा फैसला था कि 1973 में कृषि का निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर देना। तो 1973 में चाइना ने क्या करा, अपने आर्थिक विकास को और अच्छे करने के लिए और अपने देश को विकसित करने के लिए कृषि को क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया इसका। और ये किसके द्वारा करा गया था, चाओ एन लाई, ये इंसान का नाम है जिसने ये निजीकरण का जो आइडिया था वो चाइना को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चीन की क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई। तो चीन की जो क्रांति थी वो 1949 में हुई थी और वो माओ नाम के इंसान के नेतृत्व में हुई थी। चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई, क्योंकि देखो हम भारत ने भी अपनाई थी मुक्त द्वार की नीति, ऐसे ही चाइना ने भी अपनाई थी। तो पहले चाइना ने अपनाई थी, भारत ने उससे कुछ सीख लेकर वो नीति जो थी वो अपनाई है। हर देश एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेकर, कुछ ना कुछ उसकी तरफदारी कर या होड़ कर ना अपने देश में नीति लागू करता है। तभी एक जो नेता है वो दूसरे देश में जाता है ताकि वहाँ से वो कुछ चीज़ें सीखे और जो अच्छा लगे वो अपने देश में भी अपना सके। तो ऐसे ही चाइना था, उसने एक मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी 1978 में। डेंग शॉम्पेन नाम का एक इंसान था जिसने ये मुक्त द्वार की नीति जो थी वो लागू करी थी
चाइना में कब करी थी? 1978 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि चाइना ने खेती और उद्योग का निजीकरण किस वर्ष में करा? चाइना ने अपने देश में आर्थिक विकास को और तेज़ी से करने के लिए क्या करा? एक खेती और उद्योग का निजीकरण कर दिया, मतलब ये दोनों चीज़ें प्राइवेट कर दी। कब करी? खेती जो थी वो उसने 1982 में प्राइवेट करी और उद्योग जो थे वो उसने 1998 में। जब उसने देखा कि खेती का निजीकरण करने से देश को फ़ायदा हो रहा है तो उसने क्या करा? कुछ साल बाद उद्योगों का भी निजीकरण इसने यहाँ पर कर दिया। तो दो आपको ये साल याद रखने हैं कब किसका निजीकरण जो था वो किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र कौन सा है? तो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही यहूदी राष्ट्र है आपका और वो है इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2040 तक चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसकी व्याख्या कीजिए। ये एक लाइन आपको दे देंगे और बोलेंगे आप इसको एक्सप्लेन करो या इसकी व्याख्या करो। या फिर यही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि चीन अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक है, कि मतलब जो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है जो उसमें उन्नति होती जा रही है, जो बढ़ती जा रही है, उसके क्या क्या कारक हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर आंसर जो है वो आपका हमेशा सेम ही रहेगा दोनों के केस में। यही लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी जब मैंने आपको नोट्स में भी ये चीज़ समझाई थी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि 2040 तक चाइना जो है वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा यही बात बोलूँगी कि इन क्वेश्चंस को देखने से पहले आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लें, तभी आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहेंगी। अदरवाइज़ आप देख तो लोगे पर आपको चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इसका आंसर कि 2040 तक चाइना जो है वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा, या फिर चीनी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसके क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? उनके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण कृषि उत्पादक तथा ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है। जो चाइना ने अपनी नीतियाँ अपनाई थी, जो मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जो उद्योगों का निजीकरण करा, जो खेती या कृषि का निजीकरण करा, उससे क्या हुआ? जो कृषि उत्पादक था और जो ग्रामीण आय मतलब ग्रामीण लोगों की जो इनकम थी, जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसमें क्या हुआ? वृद्धि आनी शुरू हो गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति देखी गई। अब इससे क्या हुआ? क्योंकि लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि कृषि कौन करता है? ग्रामीण इलाकों के लोग करते हैं। जब कृषि में उन्नति हुई तो ऑफकोर्स ये बात है ग्रामीण जो लोग थे उनकी भी आय में वृद्धि हो गई। उनकी आय में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक उन्नति जो थी वो देखी गई। इसी के साथ साथ जो उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में चीन को फ़ायदा हुआ। अब उसने क्या करा था? पहले कृषि का निजीकरण करा था। कृषि के निजीकरण उसने कब करा? 1992 में करा। जब उसने देखा कि यहाँ पर इसको फ़ायदा हो रहा है तो कुछ सालों बाद 1998 में उसने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। तो दोनों ही क्षेत्रों में चाइना को काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो था वो इससे हुआ था। चीन 2001 में विश्व व्यापार में शामिल हो गया। अब जब इसने देखा कि कृषि से भी पैसा आ रहा है, उद्योगों से भी पैसा आ रहा है, अब उद्योग में सामान तो बन रहा है, सामान को बेचेंगे कहाँ? क्योंकि पहले चाइना किसी के साथ व्यापार करता ही नहीं था, वो सिर्फ अपने देश में व्यापार करता था। तो उसने क्या करा? चाइना ने विश्व व्यापार में शामिल होना शुरू कर दिया, कि मतलब पूरे विश्व में उसने अपने व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया ताकि उसके देश में और अच्छी आर्थिक स्थिति जो है वो स्थापित हो सके। उसके बाद चाइना ने दुनिया के बाज़ार में अपनी धाक जमाई। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि आज पूरे विश्व में आधे से ज़्यादा जो कंट्रीज, आधे से ज़्यादा देश हैं, उनमें चाइना का सामान बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना फैलाया है वहाँ तक। तो चाइना ने क्या करा है? अपने पूरी दुनिया के बाज़ार में अपनी धाक जो है वो जमा ली है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था और अच्छी हो जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद है उनके क्या कारण हैं, उनके कारण बताने हैं हमें। अब ये तो बहुत जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर विवाद है। चाइना के पास क्या है? COJK है, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। चाइना ने हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो हड़प रखा है, और जो हमारे पास है ऑलरेडी वो उसको भी हड़पना चाह रहा है। तो उसी बात के ऊपर हमारा जो चाइना के साथ है वो विवाद होता रहता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर विवाद, कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? चाइना के बॉर्डर पर आकर लगता है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, इधर की साइड सारा चाइना है, अरुणाचल प्रदेश का है यहाँ पर है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के बॉर्डर पर लग रहा है। तो चाइना क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ कुछ क्षेत्रों पे अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है, उसको भी अपने अंडर करने की कोशिश करता है। तो इसी बात पे हमारी जो है वो लड़ाई चाइना से होती रहती है। उसके बाद चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, जो चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है उसकी वजह से भी भारत और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद जो है वो होते रहते हैं।
और दलाई लामा की भारत में शरण कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करा तो जो दलाई लामा ने जो तिब्बत का था उसने क्या करा, भारत में आया और भारत में आकर उन्होंने यहाँ पर हमसे शरण मांगी कि आप मुझे यहाँ पर शरण दे दो। तो भारतीयों ने क्या करा, दलाई लामा को भारत में शरण अपनी दे दी, जिस वजह से चाइना जो था वो भड़क गया और उसने भारत के साथ अपना विवाद जो था वो वहाँ पर शुरू कर लिया। तो एक तरीके से दलाई लामा को भारत में शरण देना भी काफ़ी बड़ा रीज़न है इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब भारत और चीन के बीच में विवाद का। और लास्ट हमारा आता है भारत और चीन का युद्ध, जिसका कि आप सबको पता है कि भारत और चीन का युद्ध हो चुका है ऑलरेडी पहले भी, और काफ़ी जो अभी सिचुएशंस है वो भी बढ़ती रहती है चीन और भारत के युद्ध के बारे में। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है चाइना और इंडिया के विवाद का। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका आता है कि रूस इतना ताकतवर क्यों है, रशिया जो इतना ताकतवर क्यों है। अभी भी आपको पता है कि रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उसमें जो रशिया है काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी उसका दबदबा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सॉरी। तो ताकतवर वो क्यों है, क्योंकि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है। रशिया के पास काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़ी मात्रा में परमाणु बम जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा, गैस के अपार भंडार हैं, गैस के बहुत सारे भंडार हैं इसके पास। खनिज संसाधन का भंडार है, मतलब रशिया में काफ़ी सारे जो खनिज है वो पाए जाते हैं। और आधुनिक हथियार, रशिया जो है वो पूरे विश्व में आधुनिक हथियारों के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। तो रशिया के पास काफ़ी अच्छे आधुनिक हथियार हैं, जिसकी वजह से इतना ताकतवर है। कोई भी देश ताकतवर कब होता है, जब जो उसकी सैनिक क्षमता जो होती है, सैन्य क्षमता जो होती है, सोल्जर्स की पावर जो होती है वो अच्छी होती है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपकी सोल्जर्स के पावर की ही दिखेंगी, मतलब परमाणु बम अच्छे हैं, सैन्य क्षमता अच्छी है, सैनिक ज़्यादा हैं, तभी एक देश जो है वो ताकतवर बन सकता है। उसके बाद आता है आपका कुछ थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके, जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सार्क के बारे में। सार्क या फिर दशेशस क्या है, इसके बारे में कुछ बातें हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, आपकी ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। और सदस्य कौन है सार्क के, भारत है, पाकिस्तान है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, ये कुछ जो सदस्य देश हैं सार्क के। इसके बाद आता है आपका ब्रिक्स की। ब्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पता नहीं चाहिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखो, जैसे यहाँ पर है कि जितने भी देश शामिल है ब्रिक्स में, उन्हीं से मिलाकर जो है वो ब्रिक्स की फुल फॉर्म बनी है। पहले ये सिर्फ ब्रिक था, BRIC, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। बाद में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसको हमने ब्रिक्स बना दिया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। कहाँ पर हुई, आपकी रूस में, रशिया में हुई थी। इस सदस्य जैसे मैंने बता दिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो जो इसके नाम में आते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और 11वां सम्मेलन जो था वो 2019 में हुआ था, जो ब्राज़ील में आपका हुआ था। तो ये कुछ बातें थी ब्रिक्स के बारे में। इसी के साथ ही आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है यहाँ पर एंड होती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको थोड़े बहुत याद भी हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इसको एक और बार देख सकते हैं, आपके डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू वीडियोज़।